देखना। दो बातें कल आपको बताई थी, एक एमकेओ, जेडपीडी, और अभी आगे आएगा स्कैफोल्डिंग। पहाड़ मचान जिसको कहते हैं, देखना। अब आप कह रहे हैं कि तीनों एक सा हैं, कैसे एक सा हैं तीनों? एमक्यू किसे कहेंगे? एमक्यू का मतलब है मोर नॉलेजेबल टू अदर, यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारे सिद्धांत में आप जो कुछ भी सीखते हो, अगर किसी एक व्यक्ति कोई दूसरे से सीख रहा है तो तभी दूसरे से सीखेगा जब दूसरा उससे क्या होगा, अधिक ज्ञानवान होगा। यानी कि भैया यहां पर कोई स्टूडेंट था, वो अध्यापक से तभी सीखने तो आया है जब अध्यापक उससे अधिक जानता है, अधिक जानकार है। एक विद्यार्थी अपने माता या पिता से या भाई से या किसी पड़ोसी से कुछ सीख रहा है तो वो तभी तो सीखेगा जब माता पिता भाई को इस बच्चे से अधिक आता होगा। अगर एक स्टूडेंट किसी दूसरे विद्यार्थी से, ये पहला विद्यार्थी है, कोई दूसरा विद्यार्थी है, ये इससे कुछ सीखने जा रहा है, जैसे इसको गणित नहीं आती, इसको गणित अच्छी आती है, इसने कहा भैया हमें गणित बता दो, उसने कहा हाँ ठीक है हम गणित बता देते हैं, तो ये गणित में इससे अधिक जानकार है, इसने इसको गणित बताई है, तो इस केस में ये जो है वो मोर नॉलेजेबल टू अदर कहलाएगा, ये अधिक जानकार होगा, ये अधिक जानकार होगा, ये अधिक, जबकि ये कम जानकार होगा लेकिन उस क्षेत्र के बारे में जिस क्षेत्र में ये बता। हो सकता है इसको मैथ की जगह इसको बायो अच्छी आती हो, तो अब ये कहेगा हमने तुम्हें देखो मैथ पढ़ाई, तुम हमको बायो पढ़ा दो, तो अब ये अधिक जानकार हो गया बायो का, ये कम जानकार हो गया। तो ये मोर नॉलेजेबल टू अदर ये कहती है कहानी, यानी एक व्यक्ति दूसरे से अधिक जानकार होगा। इसमें ना उम्र का कोई बंधन होगा, यानी कि उम्र मैटर नहीं करेगी, अवस्था मैटर नहीं करेगी, बात समझ पाए। और लेकिन अगर जेडपीडी कोई कहे तो जेडपीडी में एक बच्चा जो है वो हमेशा बालक होगा और दूसरा जो मदद करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोई वयस्क कहलाएगा। ध्यान रखना, कोई वयस्क व्यक्ति होगा। ये बच्चा उस वयस्क की मदद लेने आएगा, लेकिन कब लेने आएगा? शुरुआत से नहीं, कोई कार्य कर रहा था, कार्य के मध्य में, कार्य के मध्य में, ये कार्य के मध्य में इससे मदद लेने गया है, कार्य के बीच में मदद लेने गया है। तो जब कार्य के बीच में या मध्य में मदद ली जाए किसी बालक के द्वारा किसी वयस्क व्यक्ति से, तो मदद लेने को क्या कहा जाता है? जेडपीडी कहा जाएगा। बात समझ पाए। जबकि यहां पर बीच में मदद नहीं ली, यहां तो हमें शुरुआत से ही कुछ नहीं आता, हम तो शुरुआत से ही पढ़ने बैठे हैं, तो ये मोर नॉलेजेबल टू अदर है। हमने सीखा किससे है? अब इसमें भी आप कहो तो जेडपीडी और एमक्यू सेम नहीं है, नहीं तुम इसको सेम समझो। हाँ, हम पैर को सीधा करना नहीं जानते थे, सीधा करना हमें किसी दूसरे ने बताया है, वो अधिक जानकार होगा, ये बात तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेडपीडी और एमक्यू एक ही हो गए। बात समझ पाए कि नहीं? भैया हम पैर सीधा नहीं कर पा रहे थे, हम उल्टा पैर लगे थे जोड़ने में, हम 2-3 स्टेप तो सही कर लिए मैथ के, चौथा स्टेप भूल गए, तो चौथा स्टेप हमने जिससे पूछा वो हमसे अधिक जानकार ही तो होगा। तो यहां पर जो अधिक जानकार वयस्क है वही तो कम जानकार बालक की मदद करेगा। तो एमक्यू तो यहां है, एमक्यू के माध्यम से मदद हो रही है, लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को जेडपीडी कहते हैं। उस बच्चे के संभावित विकास का क्षेत्र ये कहलाता है, उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। बात समझ गए? यानी कि ये नहीं है कि ये सेम है, ये प्रोसेस जो मोर नॉलेजेबल टू अदर है, ये केवल ये कहा गया है कि एक दूसरे से सीख रहा है तो एक अधिक जानकार होगा, दूसरा कम जानकार। तो यहां पर उस वयस्क ने मदद की है, तो इस केस में वयस्क अधिक जानकार है तभी तो मदद कर पाया। लेकिन ये प्रोसेस क्या कहलाई? ये प्रोसेस तो जेडपीडी कहलाई। आप समझ पाए? वो व्यक्ति अधिक जानकार है, वो मोर नॉलेजेबल टू अदर है। एमक्यू कोई प्रोसेस थोड़ी है, जेडपीडी प्रोसेस है, जेडपीडी प्रक्रिया है। बात समझ पाए कि बच्चे का जो संभावित क्षेत्र है विकास का, जिसमें किसी दूसरे के द्वारा क्या दी गई है? सहायता प्रदान की गई है। लेकिन हमने क्या कहा था? जेडपीडी में हमेशा ये रखना है, जब बालक किसी से मदद ले वयस्क से, उसको ही आपको जेडपीडी मानना है। लेकिन जब वयस्क मदद देने पहुंच जाए
वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। अब इसको ही पढ़ते हैं। जब कोई वयस्क मदद देने पहुंच जाए, तुम पेंसिल से लिख नहीं पा रहे थे, पापा ने मम्मी ने हाथ पकड़ के तुम्हें लिखना, बेटा ऐसे बनाओ छोटा, ऐसे ऐसे बनाओ छोटा, ऐसे तुम ऐसे बना रहे थे ऐसे, तो वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग कि शुरुआत से ही तुम्हारी लिखने में मदद की। लेकिन बराबर हाथ पकड़ के लिखवाएंगे नहीं, एक समय बाद तुम स्वतंत्र रूप से लिखना प्रारंभ कर दोगे, तो उस स्कैफोल्डिंग में शुरुआत से ही मदद दी जाएगी। लेकिन आपके जो जेडपीडी है, वो कारक के मध्य में मदद दी जाएगी। हम तुम्हें सीधा ही अंतर तो बता रहे और एग्जाम्पलों के माध्यम से समझा रहे, फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत है। चलिए सर, अभी पहले स्कैफोल्डिंग लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जो नहीं आया है समझ में फिर समझाएंगे। देखना, अगर कहें स्कैफोल्डिंग, कई नामों से आता है सर पेपर में। इसी को पाड़ कहते हैं, इसी को मचान कहते हैं, इसी को ढांचा निर्माण कहते हैं। पता नहीं क्या क्या नाम आपको मिलेंगे ये पेपर में। पाड़ है, ढांचा निर्माण है, मचान है, ये सब नाम आपके किसके मिलेंगे, इसके देखने को मिलेंगे। अब अगर कहें इसी को और नाम दिया है बुनियादी सहायता, इसी को और नाम दिया है तो बुनियादी सहायता। फिर अगर कोई कहे तो बुनियादी सहायता को अपन स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी इंग्लिश जरूर लिख लेना, क्योंकि अगर पेपर में पूछी जाए तो आप परेशान होगे। स्कैफोल्डिंग ये शब्द कभी नहीं बदलता, बाकी हिंदी बदल जाती है। चलिए अब देखते हैं सर स्कैफोल्डिंग है क्या। देखना, एक लाइन लिख लेते हैं। देखना, एक लाइन लिख ली, इसी एक लाइन में सब क्लियर है, घटती जाती है, इसे इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखना, तुम जितने उदाहरण कहोगे फिर हम तुम्हें उतने उदाहरण देंगे। ये रही भैया हमारी साइकिल, ये हम बैठ गए सीट पे, ठीक है, समझना। यानी कि ये साइकिल रही हमारी। अब साइकिल तो हमको चलानी आती नहीं थी शुरुआत में, हमको शुरुआत में साइकिल चलानी तो आती नहीं थी। हम तो साइकिल पर बैठ जाते थे यूं। अब पापा पीछे यूं पकड़े हैंडल, पीछे कैरियर पकड़े, पापा कहते थे बेटा चलाओ, और हम उसको क्या करते थे, चलाते थे। और हम चिल्लाते रहते थे पापा छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं। वो पता नहीं चलता था पापा कब छोड़ देते और फिर कब पकड़ लेते। मतलब क्या, क्या साइकिल तुमने खुद प्रारंभ से ही चलाना प्रारंभ किया? नहीं। लेकिन हाँ, आप साइकिल क्या चाहते हो, चलाना चाहते हो। लेकिन साइकिल आपने शुरुआत से स्वयं चलाना प्रारंभ नहीं किया। लेकिन आप साइकिल को क्या करना चाहते हो, स्वयं चलाना चाहते हो, यानी कि समस्या समाधान करना चाहते हो कि भाई हम भी साइकिल को चला लें। तो समस्या समाधान के मध्य में मदद नहीं दी, साइकिल चलाने की शुरुआत में ही, यानी कि प्रारंभ में ही पापा आ गए और पापा ने शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही साइकिल चलाना आपको सिखाया कि बेटा देखो, पहले साइकिल पे बैठते हैं, पैडल से पैडल चलाते हैं, सामने देखते हैं और
आगे चलाते जाते हैं पैडल मारते हुए। तो यहां पर जो पिताजी रहेंगे वो कैरियर को पकड़े रहेंगे, बच्चा साइकिल चलाता रहेगा। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अब बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाएगा। अब जब बच्चा वयस्क हो गया या 1 महीना 2 महीना बाद बच्चा साइकिल चलाना सीख गया, तो क्या आज भी पापा क्या कैरियर पकड़े घूमेंगे? बेटा चलो तुम बजा रहे यार, हम पीछे से कैरियर को पकड़ के चल रहे। यानी कि एक निश्चित समय तक, हो सकता 1 माह 2 माह 3 माह तक पिताजी ने इनकी साइकिल चलाने में मदद की हो। अब 3 माह के बाद बच्चा स्वतंत्र क्या करेगा? साइकिल चलाएगा बिना पिता की सहायता के। तो ये जो मदद जो दी गई है, वो ध्यान रखना, ये जो मदद दी गई वो शुरुआती मदद है, शुरुआती सहायता है, लेकिन हमेशा नहीं दी गई। जब तक वो जीवन भर क्या साइकिल चलाएगा तो क्या पापा कैरियर पकड़े रहेंगे? नहीं। यानी कि एक निश्चित समय, 3 माह 4 माह 1 साल 2 साल तक साइकिल सिखा दे, यानी उसके बाद तो बच्चा खुद ही साइकिल चलाएगा। यानी कि यह कैसी मदद कहलाई? अस्थायी मदद कहलाई। हमने मदद तो की शुरुआत से, लेकिन अस्थायी मदद क्यों की? अब हम मदद देना क्या कर दिया है? बंद। अब बच्चा स्वतंत्र खुद ही क्या करने लगा है? साइकिल चलाना सीख गया है। इसको ही उन्होंने क्या कहा है? इसके फोल्डिंग, पाड़ मचान, ढांचा निर्माण या बुनियादी सहायता से संबोधित किया है। जरूरी नहीं कि आप केवल साइकिल है, साइकिल का उदाहरण इसलिए लिया है। पड़ोस को समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा, वयस्क मतलब पिताजी द्वारा, बालक को यानी बच्चे को दी गई शुरुआती मदद या शुरुआती एवं अस्थायी सहायता, जो साइकिल सीखने के साथ साथ घटती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम साइकिल चलाना सीखते गए, वैसे वैसे पापा की हेल्प लेना कम कर दिया। वही आपका क्या कहलाती है? प्रोसेस स्कैफोल्डिंग कहलाती है, या ढांचा निर्माण, या पाड़ या मचान कहलाता है। बात समझ पाए? साइकिल नहीं, हमने आपसे कहा जरूरी नहीं। एक बच्चा पेंसिल से लिखना प्रारंभ कर रहा है, पेंसिल से लिखना प्रारंभ, तो पेंसिल से अगर लिखना प्रारंभ कर रहा है तो उसकी माताजी शुरुआत में हाथ पकड़ा के उसको छोटा बड़ा बनाना सिखाती हैं। आज भैया हम लिखना सीख गए, तो क्या आज भी माताजी हाथ पकड़ती हैं? क्या गुरुजी हाथ पकड़ के लिखवाते हैं? नहीं। अब हम स्वतंत्र रूप से क्या करने लगे हैं? अपना काम करने लगे हैं। यानी कि हमको लिखने में जो शुरुआती मदद मिली, वो भी किसके अंतर्गत सीखे हम? इसके फोल्डिंग के अंतर्गत। यानी कि बच्चा लिखना भी किसके माध्यम से सीखता है? इसके फोल्डिंग के माध्यम से। साइकिल चलाना किसके माध्यम से सीखता है? इसके फोल्डिंग के माध्यम से। बात समझ पाए? यानी कि कोई भी काम बच्चे को अगर सिखाया जाए तो वो किसके अंतर्गत शामिल रहेगा? उसके इसके फोल्डिंग, पाड़ या मचान के अंतर्गत। ये नाम इसलिए है, देखना, पाड़ और मचान नाम क्यों दिए गए? पाड़ और मचान आपने देखा होगा कि जैसे अपन छत करते हैं, पक्का लेंटर होता है, तो देखते हैं बांस बल्ली लगा के मिट्टी का कच्चा ढूला बना लेते, उसके ऊपर फिर पक्का अपन तार वगैरह रख करके और गिट्टी मसाले डाल देते हैं। तो क्या वो जो हम जो पिलर तैयार करते हैं बांस बल्ली के, और इसके ऊपर हम जो है वो आपका ये पाड़ जो तैयार करते हैं इस प्रकार की, और उसको छत ढालते हैं, तो क्या ये पाड़ हमेशा जीवन भर लगी रहने देते? इसको खींच लेते। कब? जब ये पूरा लेंटर जो है वो सूख करके तैयार हो जाता। तो ये इसीलिए इसका नाम उन्होंने पाड़ या मचान दे दिया कि शुरुआती तो मदद दी गई, लेकिन एक निश्चित समय तक, 10 दिन लगा रहेगा, 20 दिन, उसके बाद हम उसको खींच लेंगे। अब छत जो है वो अकेली खड़ी रहेगी। इसलिए इसको क्या कहा गया है? पाड़ या मचान। बुनियादी सहायता क्यों? शुरुआत से ही, इसलिए इसको बुनियादी सहायता कहा है। बात समझ गए? तो ढांचा निर्माण, उसको भी हम यही कहेंगे, ढांचा निर्माण। क्लियर हुआ होगा? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बताओ अगर कोई दिक्कत हो, देखना देखना, ठीक है, सुनना, अगर प्रश्न और कहें देखना। एक शिक्षक बच्चे को इस प्रकार से प्रश्न देता है करने के लिए, कह रहा है बेटा देखो ये 2 डंडा हैं, ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम ज्यादा खींच गए, यहां 7 लिख लिया बेटा। तो फिर बताओ यहां पर क्या लिखेंगे? यानी कि एक अध्यापक ने छात्र को किसी एक प्रश्न को आधा हल करने के बाद, यानी कि आधा हल करने के बाद उस बच्चे को वो प्रश्न उपलब्ध करा देता है, आधा हल हुआ प्रश्न उपलब्ध करा देता है, कहता है कि बेटा तुम करके दिखाओ। बच्चा उस प्रश्न को अगर कर रहा है तो, या शिक्षक उस बच्चे में
किस प्रकार की प्रक्रिया को या किस प्रकार के निर्माण को देखना चाहता है, तो भैया आधी प्रोसेस तो हमने की है और शुरुआत से की है। क्या हम जीवन भर उसको जोड़ के हम दिखाते रहेंगे? नहीं। अब बच्चा स्वयं इसको कर लेगा और आगे जो भी जोड़ देंगे वो बच्चा उसको स्वयं कर लेगा। जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी सिखाना हो, सब किसके माध्यम से सिखाते हैं? इसके फोल्डिंग के माध्यम से। क्लियर है? यानी कि कुछ भी अगर आपको सिखाया जा रहा है वो सब आप इसके फोल्डिंग के माध्यम से सीखते हो। आधा हल हमने कर दिया, गुरुजी ने, आधा शिक्षक ने कर दिया, आधा हल बच्चे को दे देता है। अब वो किस माध्यम से इसको हल करेगा, तो वो भी इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया है कहलाए, क्योंकि शुरुआत हमने मदद की। देखते हो कि टीचर कहते बेटा यूं उंगलियों पर गिन लो 4, फिर इसमें 2 जोड़ लो, हम 2 जोड़ लेते। तो क्या जीवन भर हम ऐसे ही जोड़ते रहते? नहीं। क्या जिंदगी भर अध्यापक ही जोड़ करवाता रहता? नहीं। अब हम खुद क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से जोड़ घटाना कर सकते हैं। वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? इसके फोल्डिंग कहलाएगी। बात समझ पाए कि नहीं सर? बताइए। अब आगे चलते हैं और इसके फोल्डिंग के बाद आगे समझते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखना इन्हीं के कुछ शब्द लेते हैं और इन्हीं के कुछ शब्द हैं। और सबसे पहले है निजी वाक। ये बहुत आता है पेपर में, या इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत वाक। इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत वाक, या इसी को आप कह सकते हो प्राइवेट स्पीच। देखना सर, क्या है निजी वाक, क्या है प्राइवेट स्पीच, क्या है व्यक्तिगत वाक, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। समझ देखो, इसके लिए भी 2-3 लाइनें लिखेंगे, फिर हम तुम्हें समझा देंगे। सुनना क्या कहा है। सबसे पहले इसको निजी वार्ता कहें, एक नाम और लिख लेते हैं आंतरिक वार्ता। एक नाम और लिख लेते हैं आंतरिक वार्ता, ठीक है ना। या इसी को इंग्लिश में अगर कहा जाए इनर टॉक कहा जाता, ठीक है। इसी को इंग्लिश में आप इनर टॉक कहोगे, ठीक है ना। देखना, समझते हैं, और जहां दिक्कत होगी आप पूछना, हम आपको समझाएंगे। सुनो, व्यक्तिगत वाक अगर कहें, निजी वाक कहें, प्राइवेट स्पीच कहें, आंतरिक वार्ता कहें, इसका मतलब क्या है? तो एक लाइन के लिए अगर हम कहें तो इसका मतलब सीधा यही है, बच्चे का खुद से बातें करना। यानी कि बच्चा जब स्वयं से ही आपस में वार्तालाप करे, स्वयं से ही आपस में वार्तालाप करे। देखना, इसके बहुत प्रश्न आए हैं, समझना, देखना, समझना। चलिए सुनना, देखना। हमने कहा आंतरिक वार्ता या निजी वार्ता अगर देखें किसे कहेंगे, तो निजी वाक या व्यक्तिगत वाक, जिसको प्राइवेट स्पीच कह रहा है, आंतरिक वार्ता इनर टॉक कह रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे का खुद से वार्तालाप करना या खुद से बातें करना। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम और आप वयस्क हैं, बड़े हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि हम आप बड़े हैं, अगर हमको कुछ सोचना होगा, हमें कोई टेंशन होगी, कोई तनाव होगा, तो हम चुपचाप से कमरा बंद कर लेंगे और कमरे में बैठ करके चिंतन करेंगे और शांत चित्त होकर के क्या करेंगे? सोचेंगे किसी भी समस्या के समाधान के लिए। उन्होंने कहा लेकिन बच्चा ऐसा करने में विफल रहता है। बच्चे को मन ही मन, चूंकि अभी बच्चे का मस्तिष्क इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो आंतरिक रूप से क्या कर सके, मस्तिष्क में ही सारी की सारी समस्याओं के सॉल्यूशन सुलझा सके। तो बच्चा क्या करता है, जो बातें अपन लोग कमरा बंद करके सोचते हैं मस्तिष्क के अंदर, बच्चा उसको मुंह से बड़बड़ाता हुआ सोचता है, बड़बड़ता रहेगा कुछ ना कुछ, और वो उस टाइम पर निश्चित सी बात है कि कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो यहां पर उन्होंने जो बच्चा, ये कह रहे बच्चा जो अपने आप से बड़बड़ा रहा है, उस बड़बड़ाने को उन्होंने व्यक्तिगत वाक या निजी वाक या प्राइवेट स्पीच कहा है।
बोले ये बच्चा जो है वो एक प्रकार से उन समस्याओं के समाधान बोल बोल कर क्या कर रहा है, खोजने की कोशिश कर रहा है। हम आप लोग शांत होकर के कमरा बंद करके चुपचाप किसी से बात नहीं करना, हमारा मूड ऑफ है, शांत हो जाएंगे, तुम किसी से बात नहीं। बात समझ पाए भाई? ज्यादा होगा आज के समय में तो, आज के समय में अगर ज्यादा होगा तो थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप को डिलीट कर देंगे मोबाइल में से। भाई आज के समय में अगर होगा तो यही करेंगे भाई, गुस्सा किसी को क्या करें, डीपी हटा देंगे व्हाट्सएप से, लो नहीं लगाने, एकदम बेकार सा स्टेटस लगा लेंगे, ये लो जैसे एकदम कौवा में डले हो, ठीक है ना, एकदम टेंशन ग्रस्त है, ठीक है ना। लेकिन बच्चा थोड़ी ये कर पाएगा भैया, बच्चा क्या करेगा, ऊपर बढ़ाएगा। भैया उसने किसी मित्र ने आज टिक्की नहीं खिलाई पानी की, उसको मित्र ने टिक्की नहीं खिलाई पानी की, कह रहा मैं भी मम्मी से 10 रुपए लेके जाऊंगा, आपस में बड़बड़ा रहा, कह रहा मम्मी से 10 रुपए लेके जाऊंगा, मैं भी उसको पानी की टिक्की नहीं पिलाऊंगा। यानी कि उसको ये शांत चित्त होकर ये बात सोचना नहीं आया कि वो बड़बड़ा के सोचेगा। सुबह से ब्रश कर रहा है, अच्छा भैया ने हमें मारा था तो हम भी उसको मारेंगे। वो दिन भर में जरूर कोशिश करेगा कि एक बार आपको चाहे से हल्के से स्पर्श करके भाग जाए, लेकिन जो ये सोचेगा वो शांत चित्त होके नहीं, बड़बड़ा के सोचेगा। इसी को इन्होंने क्या कहा है, आंतरिक वार्ता या निजी वाक्य, प्राइवेट स्पीच कहा है। बात समझ पाई क्यों? लेकिन इसमें भी दो रूप में चलती है, एक जगह चलेगी निजी वार्ता और एक जगह चलेगा सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि प्राइवेट स्पीच और सेल्फ रेगुलेशन में अंतर है। अभी बता रहे कि आखिर सेल्फ रेगुलेशन है क्या, ठीक है ना, स्वनियमन की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं। अभी समझा रहे स्वनियमन क्या है। तो देखना स्वनियमन किसे कह रहे, पहले हम समझा ले फिर हम तुम्हें लिख देंगे। अभी हमने केवल सिर्फ इतना ही लिखा है, बच्चों का खुद से बातें करना इनर टॉक है, प्राइवेट स्पीच है। यहां पर एक बच्चा था, तुम दो उदाहरण दो उदाहरण में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। समझ देखना, एक बालक है, सुबह से उठ के यूं बड़बड़ा रहा, ब्रश करता जा रहा और बड़बड़ाता जा रहा। अच्छा उन्होंने हमें 5 रुपए की टिक्की नहीं पिलाई थी, हम भी उनको 5 रुपए की टिक्की नहीं पिलाएंगे। अच्छा भैया ने हमको मारा था, अब हम उनको भी मारेंगे। भैया ने हमको खिलौना नहीं दिया था, हम भी उसको खिलौना नहीं देंगे खेलने के लिए। भैया ने हमें आइसक्रीम नहीं खिलाई थी, या हमारे मित्र ने हमें आइसक्रीम नहीं खिलाई, हम भी उसको आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे। यानी कि अभी वो केवल क्या कर रहा है, यहां पर बड़बड़ा रहा है, आपस में ही ब्रश करता जा रहा, बड़बड़ा जाता रहा, कोई काम कर रहा बड़बड़ा रहा है। उन्होंने वाइगोत्स्की ने कहा कि जब बच्चा बड़बड़ाता रहता है अपने आप से, इसको कहा है उन्होंने क्या, आंतरिक वार्ता, या आप सीधा लिख लो प्राइवेट स्पीच। यानी कि इसको उन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच, बच्चे की आपस में वार्तालाप को। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वार्तालाप में भी वो इसलिए कर रहा है, वो उसको आगे क्या कार्य करना है उस कार्य की योजना बनाने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। यानी कि योजना को बना रहा है वो। यहां पर हम आप लोग योजना बनाएंगे शांत चित्त होकर, कमरा बंद कर देंगे, कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, हम मन ही मन चिंतन करेंगे। बच्चा लेकिन कैसे योजना बना रहा है। अब बच्चे थोड़ी अभी कि हमें परीक्षा में टॉप करना, नहीं, छोटे छोटे काम, हम आइसक्रीम उसको नहीं खिलाएंगे, हम अपने खिलौने उसको नहीं देंगे, ये सब बच्चे की वार्तालाप रहेगा। तो बच्चा अपने आप से जो वार्तालाप कर रहा है उसका मतलब ये बड़बड़ाना नहीं है। आप समझते हो कि बच्चा बड़बड़ा रहा है, वो तो हम कह रहे हैं कि बड़बड़ा रहा है। वाइगोत्स्की कहते हैं वास्तव में बच्चा अपने कार्यों की क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। उन कार्यों की योजना बना रहा है जो कार्य उसको आज दिन में करने हैं, उन कार्यों की योजना वो बड़बड़ा के करता है। उसी को उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है कि बच्चा अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए आपस में अपने आप से ही खुद से जो वार्तालाप करे वो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक वार्ता या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लेकिन अब भैया योजना बना ली, हम आप लोग योजना शांतचित्त होकर बनाएंगे तो क्या बस योजना बना के रखे रहेंगे, उसका क्रियान्वयन भी तो करेंगे, क्रियान्वयन भी तो करेंगे। बच्चे ने योजना बनाई है, भैया ने हमें मारा था, हम भैया को मारेंगे, मार के दिखाया है, चाहे थोड़ा भैया ऐसे पीट दिए बैठे, हम ऐसा करके वो भागा है, प्रसन्न हो गया, मारा है मारा है। भैया भैया उन्होंने हमको मम्मी ने 5 रुपए दिए, हम यूं शान से गए, आज तो यूं सीना चौड़ा करके। जब दोस्त आ जाएगा तभी टिक्की पीना चालू करेंगे हम, दो हमें भी तो देख ले कि तुमने हमें नहीं पिलाई थी, हम तुम्हें नहीं पिला रहे। यानी कि अब यहां पर जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, जो हमने योजना बनाई है
जो सुबह योजना बनाई है चाहे हम उसको शाम तक क्रियान्वित करें, यह कहलाएगा स्वनियमन। यानी कि जो भी हमने योजना बनाई है उस योजना का क्रियान्वयन करना कहलाता है स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि जो भी योजना बना के गए हैं उसी योजना के अनुसार कार्य करना। बात समझ पाए कि नहीं? तो केवल दो ही चीजें यहां याद रखनी है। आंतरिक वार्ता अपने आप से खुद को बड़बड़ाने को, अपने आप से खुद को बड़बड़ाने को क्या कहेंगे? प्राइवेट स्पीच कहेंगे। लेकिन जब जो अब आंतरिक वार्ता बड़बड़ा क्यों रहे हैं? बड़बड़ा इसलिए रहे क्योंकि हम अपने कार्यों की योजना बना रहे हैं। तो जो योजना बनाएंगे उन योजनाओं का क्या करेंगे? क्रियान्वयन। उन क्रियान्वयन को क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने स्वनियमन कहा है या सेल्फ रेगुलेशन कहा। बात समझ पाए कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो पूछो सब। ठीक है, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं, मतलब एक लाइन लिख लेते हैं ताकि तुम समझ पाओ। ठीक, अपने हिसाब से तो तुम लिख ही लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही छोड़ दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां समझा लिया, यहां लिख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चे खुद से वार्तालाप करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, यानी कि बच्चे खुद से वार्तालाप करके अपने कार्यों की क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, या अपने कार्यों को, जरूरी नहीं योजना, अपने कार्यों को दिशा देते हैं। कुछ भी पूछ लिया जाए, अपने कार्यों को दिशा देते हैं। इससे ही वाइगोत्स्की, ध्यान रखना, यानी कि अगर कहें खुद से वार्तालाप करके योजना बनाते हैं या अपने कार्यों को क्या करते हैं? दिशा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मान लिया, ठीक है, ठीक है। जब बच्चे खुद से वार्तालाप करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं या अपने कार्यों को दिशा देते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इसको आप कहोगे आंतरिक वार्ता। इसको क्या कहोगे? आंतरिक वार्ता, क्योंकि खुद से वार्तालाप करके अपने कार्यों की योजना तैयार कर ली है और फिर उसी योजना के अनुसार जब हम कार्य करें, यहां पर लिख लेते हैं उसको, देखना, बनाई गई योजना के अनुरूप क्रियान्वयन करना, ये कहलाएगा क्या? स्वनियमन, या इसी को कह सकते हो आप सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि अगर सेल्फ रेगुलेशन या स्वनियमन आए तो जो भी योजना बनाई है उस योजना के अनुरूप अगर आप क्रियान्वयन कर रहे हो तो वो आपका स्वनियमन है। लेकिन अगर जो योजना आप बना रहे हो तो योजना बनाना वो भी मस्तिष्क पटल पर, बात समझ पाए? मस्तिष्क पटल पर तो बच्चा बनाएगा नहीं, बड़ा के जो योजना बना रहा है वो आंतरिक वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है। लेकिन अब उसी को क्रियान्वयन करने आ जाए तो क्रियान्वयन क्या कहलाएगा? स्वनियमन कहलाएगा या सेल्फ रेगुलेशन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल दें जो पेपर में आपका कई बार पूछा गया है, यहीं पर जोड़ लेते हैं, देखना। एक बच्ची, उसके पास ये भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने हैं, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, कबूतर है, तोता है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने। अब देखना, बच्चा कह रहा है कि जो अच्छे वाले खिलौने हैं, हाथी मैं रख लेता हूं, घोड़ा भैया के लिए छोड़ देता हूं, कुत्ता मैं रख लेता हूं, तोता भैया को छोड़ देता हूं, बिल्ली या शेर मैं रख लेता हूं, बिल्ली को भैया के लिए रख देता हूं। मतलब क्या? जो खिलौने हैं उसका ही चुपचाप बैठ के वार्तालाप करके बंटवारा कर रहा है। कुत्ता मैं रख लेता हूं, बिल्ली को भैया के लिए छोड़ देता हूं, तोता मैं रख लेता हूं, शेर को भैया के लिए छोड़ देता हूं। मतलब जो जो हमको पसंद है अच्छे खिलौने में रख लेता हूं, दूसरे खिलौने भैया को छोड़ देता हूं। ये वार्तालाप करना क्या कहलाएगा? आंतरिक वार्ता। लेकिन जब वह इतना करने के बाद, ध्यान रखना, अब इतना करने के बाद कि ये जो खिलौने हैं जो अच्छे हैं उनको अपने पास रख ले रही और जो खराब खिलौने हैं उनको हटा दे रही, ये कहलाएगा क्रियान्वयन। ये किसके अंतर्गत आएगा? स्वनियमन के अंतर्गत आएगा। बात समझ पाई कि नहीं? कहना, ध्यान रखना, अगर वो कह रही है कि ये खिलौना अच्छा है, इसको मैं अपने पास रख लेती हूं, तो कहना सिर्फ आपका किसके अंतर्गत रहेगा? आंतरिक वार्ता।
लेकिन उस कहने के वो करके दिखाना, अच्छे वाले को अपने पास रख लेना, खराब वाले को हटा देना, वो आएगा किसके अंतर्गत? स्वनियमन के अंतर्गत। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी हम तुम्हें इस पे सीटेट में आए प्रश्नों की पीडीएफ भेजेंगे, तो उसमें कई प्रश्न मिलेंगे। इसमें कहा एक ये यहां से तो एक प्रश्न तय है, हर बार आता ही आता है, मतलब वाइगोत्स्की से 3 प्रश्न आते हैं, तो निश्चित है कि इन्हीं टॉपिकों में से आपके प्रश्न आते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बड़े आराम से आप प्रश्न कर लोगे। जहां भी कोई दिक्कत है तो आप सुनना। चलिए एग्जाम्पल चूंकि यहां नहीं ले रहा हूं, बाद में आपको जो पीडीएफ कराएंगे उसमें बता देंगे। एक जिक्सा पहेली का खेल खेलती हुई बच्ची कहती है नीला टुकड़ा कहां है? नहीं नहीं उसको इधर रखो, नीला टुकड़ा यहां सही फिट होगा। तो उसका आपस में जो बड़बड़ाना अपने आप से कोई दूसरा नहीं है। जैसे देखते हो, समझना, यहां बच्चे को तुमने क्या किया, जैसे वो नहीं देखते ये ऐसे कोई शक्तिमान था या कोई भीम है, छोटा भीम, उसको ऐसे टुकड़ों में क्या कर दिया है, कई पिक्चर ऐसे कटे हुए हैं, उनको टुकड़ों को ऐसे जोड़ना है, तब जाके आपका छोटा भीम की आकृति क्या कर पाएगी, पूरी बन पाएगी। तो फैला दिए गए हैं, अब उसको एक एक करके वो बच्ची क्या कर रही है, जोड़ रही है। बात समझ पाए? तो इसको जिक्सा पहेली कहा जाता है, यानी कि किसी आकृति को पूरा करना, कुछ कोई चित्र है उस चित्र की पूर्ति करना, तो उस चित्र को उठा उठाकर उसके टुकड़ों को रख रही है। तो उन टुकड़ों को उठा उठा के रखते समय वो आपस में कह रही है नहीं नहीं ये नीला टुकड़ा यहां नहीं आएगा, ये गलत है, इसको उठा के यहां रखो, दूसरा वाला टुकड़ा यहां आएगा। तो उसका आपस में जो वार्तालाप करना है वो है आपका आंतरिक वार्ता। लेकिन उस टुकड़े को यहां से उठा के यहां रखना या दूसरे वाले टुकड़े को सही स्थान पर रखना क्या कहलाएगा? स्वनियमन कहलाएगा। बात समझ में आई होगी सर? कोई दिक्कत है तो पूछो सर। चले आगे चलते हैं, देखते हैं सर समझ। अब यहां पर 2-3 पॉइंट और लेते हैं, देखना सर समझ। देख यहां पर वाइगोत्स्की ने और क्या कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चे हैं अपने समवयस्कों से बेहतर सीखते हैं। देखना, अगर देखा जाए बच्चे जो हैं वो अपने समवयस्कों से बेहतर सीखते हैं। इसको और अच्छा लिख दें, अपने समवयस्कों, नहीं तो तुम किसे सोचो वयस्कों से सीखते हैं, समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके, यानी कि समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं या बेहतर सीखते हैं। अब सही है लाइन, मतलब क्या, यहां पर यह कहा गया है एक बच्चा है, देखना एक बच्चा है, ये बच्चा अपने ही हम वयस्क के साथ जल्दी सीखेगा। मतलब क्या, 2 बच्चे थे या एक बच्चा था भैया रामू, अब ये रामू है और आसपास सभी बड़े लोग हैं, चाहे वो घर के सदस्य हो या कोई हो, तो बच्चा ये इनके साथ थोड़ी खेलेगा, बच्चा बच्चे के साथ खेलने जाएगा, वो जाएगा किसके साथ, श्यामू के साथ। तो बच्चे श्यामू के साथ जब ये रामू खेलने आएगा तो जो काम ये करेगा वही काम ये दोहराएगा। तो बच्चे जो है वो किससे अंतःक्रिया करके जल्दी सीखते हैं, तो याद रखना है अपने ही हम उम्र, अपने ही समवयस्क, समवयस्क का मतलब है हम उम्र, यानी कि उनके ही पीयर्स या उनके ही उम्र के बच्चों के साथ खेलते हुए या अंतःक्रिया करते हुए क्या करते हैं, बच्चा जल्दी सीखता है। अगर यहां पर यह कहा जाए जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने आए हैं, अध्यापक खूब चिल्लाता रहे कि इसको हाथी कहते, हाथी कहते, लेकिन एक बच्चा, और बच्चे तो ध्यान से सुन रहा है लेकिन ये बच्चा जो है वो नहीं सुन रहा, हो सकता किसी और कार्य में व्यस्त है या उस दिन स्कूल नहीं आया, लेकिन इसने, अध्यापक ने हाथी के बारे में बताया, ये बच्चा यहां बैठा था फिर भी इसने सही ढंग से हाथी के बारे में नहीं सुना, नहीं सीख पाया, लेकिन श्यामू जो है वो हाथी के बारे में सीख गया। अब रामू नहीं जानता हाथी को, लेकिन श्यामू जानता है। अब रामू श्यामू दोनों बाहर खेलने गए, बाहर हाथी मिल गया। अब ये कह रहा है कि देखो ये हाथी है, गुरुजी ने बताया था। तो गुरु की बात, अध्यापक की बात तो रामू ने इतनी ध्यान से नहीं सुनी थी, लेकिन अपने श्यामू की बात को अच्छे से सुनेगा और हाथी को हाथी कहना सीख गया। तो बच्चे जो है वो किसके साथ अंतःक्रिया करके बेहतर सीखते हैं, बच्चों के साथ, यानी कि अपने हमवयस्क या आप कह सकते हो हम उम्र या समवयस्क के साथ अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, बेहतर सीखते हैं। बात समझ पाए, बात समझ पाए कि नहीं सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बताइए बताइए।
बताइए, जैसे देखा हो, देखना समझना, एक घर में 2-3 बच्चों को छोड़ दो अकेला और तुम बाहर बैठ जाओ, पूरा कमरे को उठा पटक कर देंगे, ठीक है? क्यों? वो जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या, वो अलग बात है, वो इनकी इच्छा है। लेकिन जो ये बोल रहा है या जो सीख रहा है उसका ही अनुकरण या उसकी ही नकल कौन करेगा? ये करेगा। किसी वयस्क के साथ अंतःक्रिया करके शायद उन चीजों को बेहतर तरीके से ना सीख पाए, लेकिन ये बच्चा अपने ही हम वयस्क के साथ, अपने ही समवयस्क के साथ अंतःक्रिया करके उन चीजों को क्या करता है? बेहतर तरीके से सीख लेता। बात समझ पाए कि नहीं? इसको याद रखना सर। बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब एक और लेते हैं इसी में और फिर उसके बाद रुकते हैं। देखना, ये सही नहीं लिखा, पारस्परिक लिख दिया। पारस्परिक शिक्षण क्या होता, या यूं कह सकते हो पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया, या पारस्परिक शिक्षण की बात किसके द्वारा की गई? देखो, पारस्परिक शिक्षण क्या है, उस पारस्परिक शिक्षण को भी समझ लेते हैं। समझ देखना सर, देखो पारस्परिक को अगर कहें तो इंग्लिश में इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। इंग्लिश में रेसिप्रोकल टीचिंग कहेंगे। अब समझना रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या है, या इसी को और अगर नाम दें तो म्यूचुअल भी होता है पारस्परिक, तो आप म्यूचुअल टीचिंग भी कह सकते हो। चलिए सुनना है क्या, पहले वो तो समझ लेते हैं कि आखिर पारस्परिक टीचर शिक्षण है क्या। देख, हम ये तुम्हें समझा चुके, बस केवल हिंट करना है कि इसी को केवल पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। ये राम है, ये श्याम है, 2 बच्चे हैं। इसको गणित अच्छी आती है लेकिन इसको वायु अच्छी नहीं आती। इसको गणित अच्छी आती, इसको मैथ यानी कि जो आपकी गणित है वो आपकी अच्छी नहीं आती, लेकिन इसको वायु क्या आती है? अच्छी आती है। इसने कहा भैया तुम हमें वायु सिखा दो, यानी कि ये इसने कहा तुम हमें वायु सिखा दो, इसने कहा तुम हमें मैथ सिखा दो। ठीक है, एक ने इसको बायोलॉजी सिखा दी जिसको वायु आती थी, दूसरे ने इसको मैथ सिखा दी जिसको मैथ आती थी। ये कहलाएगा पारस्परिक शिक्षण। यानी कि जब 2 लोग आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे से सीखते हैं, इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल या पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है। जब 2 लोग आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे से सीखते हैं या एक दूसरे को सिखाते हैं, या आप सीधा कह सकते हैं दोनों पक्ष एक दूसरे को सिखाते हैं या दोनों पक्ष एक दूसरे से सीखते हैं, तो वह आपकी किसके अंतर्गत आती है? पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत आती है। यानी यदि कोई पूछता है कि रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है या पारस्परिक शिक्षण क्या है, तो याद रखोगे कि एक विद्यार्थी या कोई भी एक बालक या कोई भी 2 व्यक्ति, जरूरी नहीं बालक, जब 2 व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करके आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं या एक दूसरे से सीखते हैं, इसको कहा जाएगा क्या? रेसिप्रोकल टीचिंग। तो लिखना कुछ नहीं है इसमें, ना हमें लिखना है, बस तुम तो समझ लो कि इसका मतलब क्या होता। राम श्याम को गणित पढ़ाता है और श्याम राम को बायोलॉजी पढ़ाता है। ये किस प्रकार के शिक्षण को दर्शाएगा? पारस्परिक शिक्षण को दर्शाएगा।
गोपाल का मोहन को हिंदी पढ़ाना और गोपाल का मोहन को हिंदी पढ़ाना और मोहन का संस्कृत गोपाल को पढ़ाना, ये किस प्रकार के शिक्षण को बताएगा? पारस्परिक शिक्षण को बताएगा। बात समझ पाए कि नहीं? भैया हमने तुम्हें तैराकी सिखा दी, तुम हमको गाना सिखा दो, पारस्परिक शिक्षण कहलाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? यानी एक दूसरे से को जब हम कुछ सिखा दें और एक दूसरे से कुछ सीख लें, वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? पारस्परिक शिक्षण या म्यूचुअल टीचिंग के अंतर्गत आएगा। आपने देखा हो कोई भी शिक्षक जैसे अगर हमसे कोई ये कहे भाई साहब हम आपको सिखा रहे, तो आपसे भी तो कुछ हम सीख रहे हैं। जब आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हो, एक टीचर स्टूडेंट को कुछ बता रहा है, बदले में स्टूडेंट शिक्षक से कुछ पूछ रहा है, तो दोनों यहां पर एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे। जरूरी नहीं कि केवल शिक्षक ही बच्चे को क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बच्चे को पढ़ाता जा रहा, लेकिन साथ साथ में बच्चे भी शिक्षक से प्रश्न पूछते जा रहे, तो शिक्षक को भी कहीं कहीं कोई पॉइंट जो है वो बच्चों से सीखने को मिल रहा है। तो जब ये नहीं कहेंगे हम उसमें भाई इस टाइम पर हो सकता कोई बात बच्चे को अच्छी आती हो, उसने शिक्षक को बता दी, और जो शिक्षक को आती थी वो बच्चे को बताइए। तो यहां पर भी शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य भी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया हो सकती है। बात समझ पाए? किसी के मध्य भी ये नहीं रहेगा कि बड़े छोटे की दो बराबर लोगों के मध्य में ही पारस्परिक शिक्षण हो। कोई बड़ा व्यक्ति है और कोई छोटा है, उन दोनों के मध्य में भी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी। बात समझ पाए? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रही समझ में? बात आ रही बात तो ठीक है, आगे चलें। तो चलिए एक और ले लेते हैं। तो फिर मतलब इसमें लिखना ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल आप समझते चलें। एक और सिद्धांत इनका पढ़ लेते हैं, देखना। आंतरिकीकरण का सिद्धांत, ये सब वाइगोत्स्की ने निकाले हैं। आंतरिकीकरण का सिद्धांत या इसी को क्या कहेंगे? इंटरनलाइजेशन थ्योरी। देखना, लिखना तो कुछ है ही नहीं, फिर भी इतना बड़ा लिख लिया बस। चलिए सुनना, देखना, कुछ नहीं लिखना तो है, बस केवल सुनना है। देखना, बोलते हैं हम तुम्हें इस पर भी 5 मिनट, तो अपने आप समझ जाओगे कि ये इंटरनलाइजेशन थ्योरी या आंतरिकीकरण का सिद्धांत है क्या। समझ 2 मिनट और कुछ नहीं। देखना सर, वाइगोत्स्की कहते हैं कि कुछ चीजें हम आंतरिकीकरण के सिद्धांत के माध्यम से सीखते हैं। बोले कैसे? आंतरिकीकरण के सिद्धांत का मतलब है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमको बचपन में कुछ ऐसी चीजें सिखा दी जाती हैं जिनका मतलब हम आज बड़े होके जान पाए हैं। हमको 2 साल में ही सिखा दिया, हमको 1.5 साल में ही सिखा दिया। कुछ ऐसी चीजें जो हमको बचपन में ही हम सीख जाते हैं, हमको सिखा दी जाती हैं, लेकिन उनका मतलब क्या होता, उनका मतलब हम बड़े होकर समझ पाते हैं कि आखिर ये चीज जो है हमको क्यों सिखाई गई थी। मतलब क्या? मतलब ये सुनना, बच्चा छोटा था, अभी यूं 1.5 साल का, 1 साल का, मम्मी कह रही अंकल से करो टाटा, वो कर रहा टाटा। वो क्या टाटा का मतलब जानता? अंकल से करो नमस्ते, तो क्या वो नमस्ते का मतलब जानता? अंकल से करो हेलो हाय, क्या वो हेलो हाय का मतलब जानता? फिर भी वो कर रहा है। आपने हाथ हिलाया, वो हाथ हिलाने लगा खूब एकदम, यूं तुम चले जाओगे फिर भी हाथ ऐसा हिलाता रहेगा। यानी कि टाटा करना, बाय बाय करना, नमस्ते करना, प्रणाम करना, पैर छूना, इनके मतलब बच्चा शुरुआत में नहीं जानता, लेकिन फिर भी इन चीजों को बच्चा बड़ों के अनुकरण से या बड़ों के द्वारा क्या कर जाता है? सीख जाता है।
और इनको सिखाने के लिए या इनको सीखने के लिए कहीं पर डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कहीं पर डिग्री लेना पड़े, कहीं पर विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना पड़ता कि कहीं पर 2 साल 3 साल का कोई कोर्स करना पड़े। मतलब ऐसी चीजें जो बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी डिग्री के सहज रूप से आपको क्या कर दी जाए, सिखा दी जाए। उनका मतलब आप तब सीख पाओ जब बड़े हो जाओ, तब उनका मतलब समझ पाओ। वो आपका जो भी आदतें आप सीखोगे वो किस माध्यम से सीख रहे हो, वो सीखोगे आंतरिकीकरण के माध्यम से। भैया हमने नमस्ते किया छोटे में, लेकिन हमें नहीं पता था कि नमस्ते क्यों कर रहे हैं, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। बात समझ पाए? दादी कहती थी लो भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़ लो, हम यूं हाथ जोड़ के बैठ जाते थे, हमें पता ही नहीं था कि हाथ क्यों जोड़े हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ना सिखा दिया। मम्मी ने कहा जाओ दादाजी के पैर छुआ, पैर छुआ, लेकिन क्यों छुआ पता नहीं। मेहमान आए थे, जा रहे थे, टाटा टाटा करो, टाटा टाटा करने लगे, लेकिन उसका मतलब क्या है वो मतलब हम नहीं जानते। उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि ये सब चीजें, चाहे वो नमस्ते करना हो, टाटा करना हो, पैर छूना हो, ये किसके माध्यम से सीखा है? आंतरिकीकरण के माध्यम से। इसी सिद्धांत को आंतरिकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि बच्चों द्वारा समाज के संपर्क में आकर के समाज के संपर्क में आकर के ज्ञान की रचना बच्चे के द्वारा कर ली जाती है, और बच्चा जो ज्ञान की रचना करेगा उस ज्ञान को अपने अंदर ही समा लेता है। लेकिन उन चीजों के मतलब कब समझ पाता है? जब वो वयस्क या किसी बड़ी अवस्था में जो है वो आपका पहुंचता है, तब जाके उस ज्ञान का मतलब समझ पाता है कि आखिर इसको हम सीखे क्यों थे। बात समझ पाए कि नहीं सर? तो इसको हम क्या कहेंगे? आंतरिकीकरण का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, आपने भी पता है भैया, दादाजी थे, कोई दादाजी का मित्र आया, दादाजी का बेटा गुड मॉर्निंग कहो, हम गुड मॉर्निंग कहना सीख गए। गुड नाइट कहो, हम गुड नाइट कहना सीख गए। गुड इवनिंग कहो, गुड नाइट इवनिंग कहना सीख गए। उसका मतलब नहीं पता चला हम सुबह गुड इवनिंग कह दें, पता चला शाम को गुड नाइट या गुड मॉर्निंग कर दें। बात समझ पाए कि नहीं? आइए हम तुम्हें एकदम कहानी सुनाएं। एक बच्चे को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना सिखाया, 4 दिन बाद 2 दिन बाद लौटे, बच्चा सुबह कह रहा है सर जी गुड इवनिंग, यानी कि अब सुबह उसको गुड मॉर्निंग कहना लेकिन कह रहा है गुड इवनिंग, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब क्या कहना है, लेकिन फिर भी उसको क्या की गई, ये चीजें सिखा दी गई। तो इसको हम आंतरिकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत कहेंगे। यानी कि आप लिखना कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख लो, मतलब हम नहीं लिख रहे कुछ। अगर कोई कहे कि किसको हम आंतरिकीकरण की प्रक्रिया कहेंगे, क्या हुआ क्या हुआ, लिखें, क्या लिख दें? अरे प्रभु, इसमें लिखने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, इसमें कुछ भी लिखने जैसा नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या लिख दें? वाइगोत्स्की कहता है अरे लो हम लिख ही देते हैं, लिख लो। बच्चों द्वारा बड़ों के संपर्क में आकर, बच्चों द्वारा बड़ों के संपर्क में आकर जो ज्ञान की रचना की गई है, ज्ञान की रचना की गई है, समझते चलना, जो भी ज्ञान की रचना की गई है उसे बच्चे द्वारा अपने अंदर समाहित करना आंतरिकीकरण कहलाता है। ठीक है, और कई बार तो या सीधा लिख दो, बालक इस समाहित ज्ञान का अर्थ कुछ वर्षों बाद समझ पाता है। ठीक है, अब सर अब तो लिख लिया,
यानी कि बड़े थे हमारे दादा, दादाजी ने कहा कहो बेटा गुड मॉर्निंग, हमने गुड मॉर्निंग सीख लिया, गुड नाइट सीख लिया, टाटा सीख लिया, बाय बाय सीख लिया, सब सीख लिया। अब इसका मतलब तो सीख गए, इसको अंदर समाहित करना अंतर्गीकरण है। गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड टाटा, यानी कुछ भी। लेकिन बाद में हम समझ पाए कुछ वर्षों बाद कि इनका मतलब क्या था। तो जो हमने अंदर समाहित किया था वो प्रक्रिया क्या कहलाई? आंतरिकीकरण कहलाई। ठीक है ना? अब लिख लो, तुम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं रुक जाते हैं, अब इसके बाद कल इसको खत्म कर देंगे।